हेलो एमए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स। हम आपको 2-3 टॉपिक पहले से ये बात कह रहे थे कि आगे के टॉपिक में हम रिसर्च डिज़ाइन आपको बताएंगे और उसके पहले हमने आपको प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस और वेरिएबल्स के बारे में बताया। अभी हमें आपको कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स भी बतानी थी, लेकिन फिलहाल हम आपको रिसर्च डिज़ाइन के बारे में बताने चल रहे हैं कि एक जो रिसर्च करने वाला होता है, एक अनुसंधान करने वाला जो होता है, वह रिसर्च डिज़ाइन बनाता है। यानी वह अपनी कार्य की पूरी योजना या विधि को लिखित रूप में एकदम पहले से सुनिश्चित करता है। और जैसे चर को उसने प्रॉब्लम को डिसाइड कर लिया, हाइपोथेसिस निश्चित कर लिया, वेरिएबल्स किसका उसको किस पर किस प्रकार से अध्ययन करना है ये कर लिया। इसके बाद उसे जो अपना अनुसंधान कार्य करना है, किन विधियों की सहायता से करना है, कितने प्रयोज्यों पर करना है, किस प्रकार से करना है, कब कौन से चर को प्रशासित करना है, किसको परिवर्तित करना है, तो एक तरह से यह जो प्रयोग डिजाइन है उसकी कार्यविधि की पूरी योजना होती है। और यह रिसर्च डिजाइन पूरा एक तरह से उसके रिसर्च की पूरी जीवंत, अब तक तो उसने जो चीजें डिसाइड की हैं, यह एक तरह से पूरा जो हम कहते हैं वास्तविक रूप से करने के तरीके होते हैं। तो एक अनुसंधानकर्ता कई प्रकार की रिसर्च डिजाइन का उपयोग करता है और हर रिसर्च डिजाइन की अपनी विशेषता होती है। डिएमेटो 1970 ने जो बताया है कि जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है वह 2 प्रकार की होती है, एक समूह या अंदर समूह अभिकल्प, सिंगल ग्रुप या विद इन सब्जेक्ट डिजाइन। दूसरा जो है सेपरेट ग्रुप और बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइन, अलग समूह या मध्य प्रयोज्य अभिकल्प। मैकगुइगन 1990 ने भी इसके कुछ प्रकार बताए हैं। इन्होंने बताया है 2 रैंडोमाइज्ड ग्रुप डिजाइन, मैच्ड ग्रुप डिजाइन और मोर देन 2 रैंडोमाइज्ड ग्रुप डिजाइन। अब हम आपको कुछ सामान्य रूप से ऐसे वर्गीकरण के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं एक समूह अथवा अंदर समूह अभिकल्प, सिंगल ग्रुप और विद इन सब्जेक्ट डिजाइन। एकदम आप इसके नाम को बहुत ध्यान से सुनिए। एक समूह, जब समूह एक है तो जितनी भी प्रायोगिक अभिक्रियाएं होंगी, जब हमने अपने डिजाइन में निश्चित कर लिया कि हमको समूह एक ही लेना है, तो ऐसी स्थिति में जो भी प्रयोग की अभिक्रियाएं हैं, जितने भी ट्रीटमेंट हैं, वह कहाँ चलेंगे? वह उसी एक ही समूह पर ही किए जाएंगे। तो इस प्रकार की जो रिसर्च डिजाइन होती है, इसमें प्रयोज्य जो है उनका केवल एक समूह होता है और ऐसे एक समूह पर ही जो स्वतंत्र चर हैं उसकी 2 वैल्यू हो, 2 से अधिक वैल्यू हो या जितने भी वैल्यू हो, उनको प्रशासित किया जाता है। और इसके जो भी हमको रिजल्ट मिलते हैं, स्वतंत्र चर के प्रभाव से आश्रित चर घटित होता है। ये आपने पहले ही वेरिएबल्स में हमने इसीलिए आपको रिसर्च डिजाइन बताने से पहले
प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, वेरिएबल्स ये सब बताया, क्योंकि बिना इसको जाने आप रिसर्च डिजाइन तक पहुंचना ही मुश्किल होता। तो ऐसी स्थिति आपको हम बता रहे हैं कि जब हमारा अध्ययनकर्ता अपने अध्ययन के लिए एक ही समूह लेता है, तो वह उसी समूह पर स्वतंत्र चर के जितने भी मूल्य हैं उनको प्रशासित करता है, और प्रत्येक मूल्य के, स्वतंत्र चर के प्रत्येक मूल्य के प्रभाव से जो आश्रित चर प्राप्त होता है वह प्राप्तांक वह नोट कर लेता है। और फिर विभिन्न प्रकार की जो प्रयोगात्मक अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं में जो प्राप्तांक मिलता है उसकी तुलना जो है वह स्वतंत्र चर के परिवर्तन के प्रभाव को ज्ञात करता है या मूल्यांकित करता है। यानी जो अध्ययन करता है स्वतंत्र चर में जो परिवर्तन करता जाता है, उसके कारण जो उसे, हमने इसके पहले आपको बताया है IV और SV, स्वतंत्र चर और आश्रित चर। आपको पता है कि स्वतंत्र चर के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आश्रित चर में भी परिवर्तन होते हैं। तो एक तरह से जो अध्ययन करता है वह विभिन्न जो स्वतंत्र चर की मात्राओं में परिवर्तन करता है और परिणाम स्वरूप आश्रित चर के भी प्राप्तांकों को नोट करता चलता है, और यह देखता है कि विभिन्न प्रकार के स्वतंत्र चर में परिवर्तन का आश्रित चर पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक समूह अभिकल्प में एक ही प्रकार के प्रयोज्य जो होते हैं, क्योंकि समूह एक है, समूह नहीं बदल रहा है, तो उसके प्रयोज्य भी एक होंगे, और इनका भिन्न भिन्न अवस्थाओं में अध्ययन किया जाता है, और इस प्रकार अध्ययन के द्वारा प्रयोगात्मक अवस्था के प्रभाव को नोट कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी औषधि के प्रभाव को हमको देखना है, या किसी प्रकार की कोई भी ऐसा प्रभाव हमको देखना है, तो हम विभिन्न अवस्थाओं में जो हमको समूह है हमारा, उस पर उसकी विभिन्न मात्राओं को देकर, जैसे नींद की दवा है या कोई ऐसी औषधि है जिसके कारण व्यक्ति को हल्का नशा होता है या कुछ प्रभाव जो उसमें एक आता है, तो इसकी कितनी मात्रा कब किस प्रकार के कार्य निष्पादन पर कैसा प्रभाव डाल रही है, तो यह हम औषधि की मात्रा परिवर्तित करेंगे, और फलस्वरूप जो कार्य में परिवर्तन आ रहे हैं उसको मापेंगे, क्योंकि कार्य का परिवर्तन तो प्रयोज्य पर डिपेंड करता है और स्वतंत्र चर का परिवर्तन अध्ययनकर्ता पर निर्भर करता है। तो स्वतंत्र चर में परिवर्तन करके अध्ययनकर्ता विभिन्न स्थितियों में इसके प्रभाव का वो परिणाम को देखता है। इस संबंध में बहुत से मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि यह जो प्रयोग का प्रकार है, अनुसंधान डिजाइन है, माने अगर हम रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो यह एक समूह, यह जो अंदर समूह अभिकल्प है, यह अध्ययन की दृष्टि से बहुत अच्छा माना नहीं जाता है, क्योंकि अनेक मनोवैज्ञानिक इस पे विभिन्न प्रकार के ऐसे, जैसे अभ्यास संबंधी दोष है, थकान संबंधी दोष है, ये सब उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। किंतु इस प्रकार के डिजाइन का संभवतः सबसे पहले प्रयोग जो है एबिंगहॉस ने किया था 1913 में। एबिंगहॉस का आपने प्रयोग पढ़ा है स्मृति से संबंधित, और इन्होंने सर्वप्रथम स्मृति संबंधी, मेमोरी से संबंधित अध्ययन ही किया था 1913 में, और इससे संबंधित अनेक अध्ययन जो हुए हैं
मेमोरी या साइकोफिजिक्स से संबंधित अनेक अध्ययनों में एक समूह अभिकल्प का सिंगल ग्रुप डिजाइन का उपयोग किया जाता है। आधुनिक अध्ययन भी इस बात को प्रमाणित करते हैं कि कुछ केसेस में स्वतंत्र चर के घटाने और बढ़ाने का जितना अच्छा अध्ययन हम इस डिजाइन के द्वारा कर सकते हैं, उतना अलग समूह के उस पे नहीं कर सकते। जैसे हमने अभी आपको बताया कि मान लीजिए हम कोई ऐसी औषधि का प्रयोग कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि इस औषधि का कार्य निष्पादन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो अगर हमने समूह अलग अलग लिया है तो हर समूह जो होता है, हर व्यक्ति जो है वह दूसरे से भिन्न होता है। तो इसी प्रकार समूह की भी भिन्नताएं होंगी। तो अगर हम एक बार एक समूह पर दूसरी बार दूसरे समूह पर कर रहे हैं तो हमारा परिणाम इस उतना विश्वसनीय नहीं होगा जितना कि हम एक प्रकार के समूह पर करके देख रहे हैं, क्योंकि इस समूह पर अन्य कारकों का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस संबंध में शेस्टर, शेरियर 90 इस संबंध में जो अध्ययन हुए, सॉरी हम आपको कुछ और बताने जा रहे थे। इस संबंध में जो अध्ययन हुए हैं उसमें हम आपको बता दें कि शेरियर 1958 ने जो अपना अध्ययन किया और उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर ये बताया कि जो अलग समूह डिजाइन है उसकी अपेक्षा एक समूह अभिकल्प सिंगल ग्रुप डिजाइन अधिक उत्तम है। और इसी प्रकार का परिणाम जो है वह ग्राइस ने भी प्राप्त किया, हंटर 1964 ने भी प्राप्त किया। और इन लोगों ने कंडीशनिंग के संबंध में आंख की पलकों के अनुबंधन पर उत्तेजना की तीव्रता के प्रभाव का अध्ययन किया था। और इन लोगों ने पाया अपने परिणाम में कि जो रिसर्च डिजाइन है वह सिंगल ग्रुप डिजाइन जो है वह अलग समूह अभिकल्प की अपेक्षा अधिक उत्तम प्रकार की है। अब हम आपको ये बताने चल रहे हैं कि अलग समूह अभिकल्प या मध्य प्रयोज्य समूह अभिकल्प क्या है। सेपरेट ग्रुप डिजाइन या बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइन, इस प्रकार की जो डिजाइन है इसमें हम आपसे हमेशा कहते हैं कि जो आपको टॉपिक बोला जाता है उस टॉपिक का नाम बहुत ध्यान से सुना करिए। जैसे इसके पहले हमने एक समूह डिजाइन बताई, इसका मतलब अध्ययन के लिए एक ही समूह होगा। अब हम आपको अलग समूह डिजाइन बता रहे हैं, इसका मतलब एक से अधिक समूह होगा। इस प्रकार की जो डिजाइन होती है उसमें स्वतंत्र चर के प्रत्येक वैल्यू के लिए एक जो स्वतंत्र चर होता है वो अध्ययनकर्ता के नियंत्रण में होता है, तो उसकी प्रत्येक वैल्यू के लिए या प्रत्येक प्रयोगात्मक परिस्थिति के लिए एक अलग समूह का प्रयोग किया जाता है। और फिर प्रत्येक समूह के जो रिस्पॉन्स होते हैं यानी आश्रित चर के प्राप्तांक के जो मीन होते हैं उसके आधार पर जो कई प्रकार के समूह लिए गए हैं उनकी क्या जो परफॉर्मेंस है उसमें किस प्रकार का अंतर प्राप्त हुआ है, यह अंतर ज्ञात करते हैं और अंतर की सार्थकता का अध्ययन भी करते हैं। तो इस तरह से स्वतंत्र चर के परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। मैकगुइगन 1990 ने भी इस प्रकार के अभिकल्प के कुछ प्रकार बताए हैं। इसमें सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं टू रैंडोमाइज्ड ग्रुप डिजाइन, दो संयोगीकृत समूह अभिकल्प। आपने जब फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा था तो आपने ये देखा था
कि ये जो संयोगीकृत या रैंडमाइज्ड ग्रुप डिजाइन ये क्या होता है। यादृच्छिक जिसे कहते हैं, संयोगीकृत कहते हैं, जो कि बिना किसी पक्षपात के आधार पर कुछ ऐसी विधियों के द्वारा निर्मित किया जाता है समूह, जैसे कि लॉटरी विधि है, टिपिट की अंक विधि है, संख्या अनुपात विधि है। तो ऐसा समूह जो है वह संयोगीकृत समूह कहलाता है। इस प्रकार की जो रिसर्च डिजाइन है, इसमें जो प्रयोग करता है उसमें दो समूह रखता है तथा वह स्वतंत्र चर की दो अवस्थाएं चुनता है। यानी अध्ययनकर्ता यह पहले निश्चित करता है कि उसे दो समूह रखने हैं और उस पर दो विभिन्न प्रकार की जो स्वतंत्र चर हैं उनकी अवस्थाओं को भी वह सेलेक्ट करता है। इसे इस तरह की जो अवस्था है इसे ट्रीटमेंट, कंडीशन या मेथड कहा जाता है। ये जो अवस्थाएं होती हैं, यानी यह दो जो अवस्थाएं हैं वह ऐसी अवस्थाएं होती हैं जो कि आश्रित चर को प्रभावित करती हैं। तो स्वतंत्र चर की धनात्मक अवस्था का माने स्वतंत्र चर का जो हम अध्ययन करते हैं उसकी धनात्मक अवस्था का प्रयोगात्मक समूह पर अध्ययन किया जाता है और उसकी जो शून्य अवस्था या मात्रा होती है उसका नियंत्रित समूह पर उपयोग किया जाता है। यानी इस तरह से एक अध्ययनकर्ता दोनों समूहों का चुनाव, जो ये निश्चित बात है कि समूह जो भी दोनों हैं वह दोनों ही रैंडम विधि के द्वारा ही चुने जाते हैं। यह विशेष ध्यान की बात है। अगर समूह दोनों रैंडम विधि से नहीं चुने जाते हैं, एक रैंडम से और दूसरा ऐसे, तो यह अध्ययन गलत हो जाता है। तो यहाँ दोनों ही समूह जो हैं रैंडम मेथड से लिए जाते हैं और इस विधि की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें जो सैंपल चुना जाता है वह उसमें पॉपुलेशन जो होता है, हमारी मतलब समष्टि जो होती है, उसकी जब हम रैंडमाइज्ड ग्रुप डिजाइन लेते हैं तो उसमें जो संपूर्ण इकाइयों हैं उनके चुने जाने की संभावना बराबर होती है। यानी इस प्रकार के रिसर्च डिजाइन में एक अध्ययनकर्ता जब रैंडमाइज्ड ग्रुप डिजाइन को लेता है तो सभी जो उसकी इकाइयां हैं उनके चुने जाने की संभावना समान होती है और इस विधि के द्वारा जो इकाइयां चुनी जाती हैं उन्हें फिर रैंडमाइज्ड मेथड के द्वारा ही दो समूहों में बांट दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो दो समूह होते हैं इनके ये माना जाता है कि ये जो दोनों समूह हैं इनके मीन में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है और ऐसे जो रैंडमाइज्ड ग्रुप होते हैं इनमें एक को अध्ययनकर्ता प्रयोगात्मक समूह और दूसरे को नियंत्रित समूह मान लेता है। एक बार इसे और अच्छी तरह से आप समझ लीजिए कि जब जो अध्ययन करता है वह दो संयोगीकृत समूह अभिकल्प लेता है तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले वह सैंपल से एक बड़ा सैंपल पॉपुलेशन से एक बड़ा सैंपल सेलेक्ट करता है। किस विधि के द्वारा? रैंडमाइज्ड मेथड के द्वारा। तो एक सैंपल लेने के बाद वह उसको दो समूहों में बांट देता है। माने एक तरह से पहला रैंडमाइज्ड उससे लिया और फिर उसको जब दो भाग में बांटता है तो फिर रैंडमाइज्ड मेथड के द्वारा ही करता है, जिससे क्या होता है कि किसी भी प्रकार के पक्षपात या अंतर की संभावना नहीं रहती है। और इस प्रकार से जब अध्ययन करता दो भागों में समूह को बांट लेता है तो वह एक को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरे को कंट्रोल ग्रुप में रखता है, प्रयोगात्मक समूह और नियंत्रित समूह।
फिर प्रयोग या अध्ययन की अवस्था में वह दोनों समूहों के आश्रित चर से संबंधित जो परिणाम होते हैं उसको नोट करता है और फिर स्टैटिस्टिक्स मेथड के द्वारा, सांख्यिकी विधियों के द्वारा दोनों समूहों की अंतर की सार्थकता ज्ञात करता है। यदि अंतर सार्थक होता है तो यह निष्कर्ष आप करते हैं ना अध्ययन कि समूहों के मध्य अंतर सार्थक है, अंतर सार्थक नहीं है। अब आप ये समझने का प्रयास करिए कि कैसे ये किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो यदि यह अंतर सार्थक होता है तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दोनों समूह के जो परतंत्र चर, आश्रित चर से संबंधित स्कोर हैं, इसके अंतर का जो मुख्य कारण है वह स्वतंत्र चर का प्रभाव है। परंतु यह निष्कर्ष अध्ययनकर्ता तभी निकाल सकता है जबकि उसने अपना अध्ययन नियंत्रित दशा में किया है। इस प्रकार से वह जो अध्ययन अगर नियंत्रित दशा में नहीं होगा तो इस तरह का निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। यह इस विधि का एक दोष भी है कि इसमें जो अध्ययन इकाइयां होती हैं उनकी संख्या जो है अधिक रखनी होती है, क्योंकि जो अध्ययन इकाइयां या प्रयोज्यों की संख्या अधिक नहीं होगी तो हम उनको बराबर में या समूह में बांट नहीं सकते हैं। और इस प्रकार के डिजाइन में जो मीन के बीच में डिफरेंस ज्ञात किया जाता है उसके लिए टी टेस्ट का उपयोग किया जाता है। टी टेस्ट, सीआर टेस्ट, इनका उपयोग किया जाता है। अब हम आपको बताने चल रहे हैं 2 से अधिक संयोगीकृत समूह अभिकल्प, मोर देन 2 रैंडोमाइज्ड ग्रुप डिजाइन। इस प्रकार के डिजाइन को मल्टी ग्रुप डिजाइन भी कहा जाता है। नाम को ध्यान दिया करिए क्योंकि कई नाम कई बार आपको कंफ्यूज करते हैं। तो जो 2 से अधिक संयोगीकृत समूह अभिकल्प है उसी को ही मल्टी ग्रुप डिजाइन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो समूह है वह 2 से अधिक होते हैं और मनोविज्ञान के अध्ययनों में 2 समूह अभिकल्प की अपेक्षा जो मल्टी ग्रुप डिजाइन है इसका उपयोग अधिक किया जाता है, क्योंकि जो मल्टी ग्रुप डिजाइन होता है उसमें प्रयोज्यों की संख्या बहुत अधिक नहीं रखी जाती है। इसमें ऐसा होता है कि जब प्रयोज्यों की संख्या कम होती है तो प्रयोगात्मक नियंत्रण जो होता है वह बढ़ जाता है। तो इस प्रकार के डिजाइन का उपयोग ऐसी समस्याओं पर किया जाता है जैसे कि किसी वर्ग पर थकान का क्या प्रभाव पड़ता है, फटीग का, थकान का क्या प्रभाव पड़ता है, रेस्ट का प्रभाव कैसे पड़ता है, जो वर्क पर हम जो काम करते हैं उसको मोटिवेशन किस प्रकार से प्रभावित करती है, किसी भी प्रकार की कार्य परिस्थिति या जो उसमें जो हमको परिणाम मिलता है उस पर अनेक प्रकार के जो फैक्टर हैं वह प्रभाव डालते हैं। तो उत्पादन जो हमारा है, परफॉर्मेंस है, उसको सीखना, थकान, स्मृतियाँ, ये सब फैक्टर किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार के अध्ययन के लिए अध्ययनकर्ता जो है वह 3 या 3 से अधिक संयोगीकृत समूह चुनता है। यानी समूह को चुनने की जो विधि होती है वह रैंडोमाइजेशन के द्वारा होती है। और इस प्रकार जब समूह 2 से अधिक होते हैं
तो ऐसी स्थिति में एक समूह जो होता है वह नियंत्रित समूह होता है और जो अन्य समूह जो होते हैं वह प्रयोगात्मक समूह कहलाते हैं। समूह 3-4 कुछ भी हो सकते हैं। इन समूहों में अध्ययन के लिए अध्ययनकर्ता जो डिजाइन बनाता है वह इस प्रकार से होती है कि एक नियंत्रित समूह और बाकी प्रयोगात्मक समूह, और इसमें अध्ययनकर्ता जो है वह स्वतंत्र चर की विभिन्न अवस्थाओं को चुनता है। और जैसे मान लीजिए कि अध्ययनकर्ता ने 3 समूह जो समूह बनाया, एक नियंत्रित और 3 प्रयोगात्मक, तो ऐसी स्थिति में जो अध्ययन करता है वह स्वतंत्र चर की भी 4 अवस्थाएं चुनेगा और स्वतंत्र चर की जो 3 धनात्मक मात्राएं होंगी उनका उपयोग 3 प्रयोगात्मक समूहों पर करेगा और जो शून्य मात्रा का उपयोग जो होगा वह नियंत्रित समूह पर करेगा। अध्ययन में देखा गया है कि जो चारों समूह के परतंत्र चर से संबंधित फिर इस तरह की जो रिसर्च डिजाइन होती है उसमें जो चारों समूह हैं उसमें आश्रित चर के जो प्राप्तांक होते हैं वह नोट किए जाते हैं और फिर सांख्यिकीय विधियों के द्वारा इस प्रकार के समूहों के अंतर की सार्थकता को ज्ञात किया जाता है। जो चारों समूह लेता है अध्ययन करता, इसमें जो सार्थक अंतर होता है वह स्वतंत्र चर के प्रभाव को बताता है। इस तरह से इस डिजाइन में सार्थक अंतर ज्ञात करने के लिए एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस आपने अभी पढ़ा इसी सेमेस्टर में, तो प्रसरण का विश्लेषण या डंकन रेंज टेस्ट का उपयोग किया जाता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों इस पेपर में इस तरह की सांख्यिकी विधियों को बताया गया है, क्योंकि रिसर्च मेथड का पेपर है। कैसे समूह को चुनना है, किस प्रकार से उनके जो परिणाम है उसमें अंतर को ढूंढना है, तो इसमें जो अध्ययन की विधियां हैं वह एनोवा है, डंकन रेंज टेस्ट है और इस प्रकार के जो रिसर्च डिजाइन है इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें स्वतंत्र चर के जो प्रभाव होते हैं उनका बहुत ही शुद्ध और सूक्ष्म अध्ययन किया जा सकता है। अब हम आपको बता रहे हैं मैश्ड ग्रुप डिजाइन। मैश्ड ग्रुप डिजाइन एक ऐसी डिजाइन होती है जैसा कि नाम से है, समेल समूह अभिकल्प। समेल समूह अभिकल्प में जो हम 2 संयोगीकृत समूह अभिकल्प की डिजाइन बताए हैं उसी प्रकार की लगभग इसकी डिजाइन होती है, लेकिन फर्क यह होता है कि जो समूह बनाने की विधि है उसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है। इस विधि में क्या करते हैं कि समूह बनाने के लिए, जैसे पहले आपको बताया गया था कि रैंडोमाइज्ड मेथड से ग्रुप को हम बनाते हैं, जबकि इसमें इस विधि में जो परतंत्र चर के प्राप्तांक यानी स्वतंत्र चर प्रशासित करके आश्रित चर के जो प्राप्तांक हैं उसके आधार पर प्रयुज्यों के समेल जोड़े तैयार किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपके क्लास में कोई टेस्ट ले लें और फिर ऐसे 2-2 बच्चे लेते जाएं जिनके परिणाम एक जैसे हों। जैसे 10 में 7 पाने वाले 2 बच्चों को, एक को हम इस समूह में कर दें और दूसरे को दूसरे समूह में, तो इसी तरह से एक अध्ययनकर्ता समेल समूह का
जो निर्माण करता है वह इस आधार पर करता है कि वह स्वतंत्र चर को प्रशासित करता है और आश्रित चर के प्राप्तांक को पहले नोट करता है और उन प्राप्तांकों के आधार पर जो प्रयोज्य हैं उनके जोड़े तैयार करता है और फिर प्रत्येक जोड़े से एक एक सदस्य दोनों समूहों में वितरित करता है और इस तरह से जो समूह तैयार किया जाता है उसे ये माना जाता है कि यह समूह समान है। और इस प्रकार जो तैयार, अभी हम आपको इस बारे में जब अब थोड़ा सा कुछ टॉपिक और हम बताएंगे। अभी हम सिंपली आपको प्रयोग डिजाइन की केवल यह बता रहे हैं कि किस प्रकार की डिजाइन में क्या किया जाता है। हम समूहों को समेल बनाने की और विधियों के बारे में भी आपको बताएंगे। इस तरह के जो डिजाइन होती है इसमें यह विशेष जो असम्पशन है या जो परिकल्पना है, धारणा है, वह यह है कि जो ट्रीटमेंट से पहले, प्रयोगात्मक उपचार से पहले ही दोनों समूहों के जो परतंत्र चर, आश्रित चर की वैल्यू है वह जो है वह एक समान हो और प्रयोगात्मक उपचार, एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट देने के बाद यह जो डिजाइन है यह दो संयोगीकृत समूह अभिकल्प के समान ही होती है। अब हम आपको अभी फैक्टोरियल डिजाइन बता रहे हैं। कारक अभिकल्प आपको हमने काफी लंबा बता चुका है। आज हम इसको अभी थोड़े शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। कारक अभिकल्प आपने अब तक जितने प्रकार के जो डिजाइन आपने पढ़े उसमें से आपने ये पढ़ा कि जो सभी प्रकार के डिजाइन हैं उसमें एक स्वतंत्र चर का अध्ययन, माने स्वतंत्र चर की एक मात्रा का एक स्वतंत्र चर का ही अध्ययन प्रयोग में देखा। मैकगुइगन ने बताया कि एक पूर्ण कारक अभिकल्प वह है जिसमें प्रत्येक स्वतंत्र चर के चुने हुए मूल्यों के सभी संभव जो कॉम्बिनेशन हैं, जितने भी उसके संयोजन हो सकते हैं, जितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। और अंतरक्रिया एक महत्वपूर्ण प्रत्यय, इंटरैक्शन एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और इसके ज्ञान का उपयोग जो है अनेक परिस्थिति में किया जा सकता है। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार की अंतरक्रियाओं के माध्यम से व्यवहार को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। इसीलिए इन्होंने ये जो बात कही कि संभव संयोजन, यानी जितना ज्यादा इन क्रियाओं का इंटरेक्शन होगा उतने अच्छी तरह से व्यवहार को समझाया जा सकता है। और इस प्रकार की अंतरक्रियाओं का अध्ययन इसी डिजाइन के द्वारा संभव होता है। जो फैक्टोरियल डिजाइन है, कारक अभिकल्प जो है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके द्वारा अंतरक्रियाओं का अध्ययन संभव है। कारक अभिकल्प कई प्रकार के होते हैं, जैसे 2x2, 2x3, और जो 2x2 है, 2x2 जो कारक अभिकल्प है, उसमें क्या होता है कि जो दो स्वतंत्र चर होते हैं, दो स्वतंत्र चर और प्रत्येक चर के दो स्तर होते हैं। इसी प्रकार से 2x3 जो है उसमें दो स्वतंत्र चर होते हैं और एक चर के दो स्तर और दूसरे के 3 स्तर होते हैं। इस संबंध में जो हार्ले
तथा हार्लेक ने एक अध्ययन किया और उसमें इन्होंने एक हिप्नोटिक से संबंधित अध्ययन किया, हिप्नोसिस से सीखने का अध्ययन किया और इस संबंध में उन्होंने जो इसकी डिजाइन रखी उसमें इस तरह से रखी कि जैसे 2x2 कारक अभिकल्प लिया और पहला जो था, जो प्रयोज्य थे उन पर जो हिप्नोटिस की मात्रा थी और दूसरे पर उसकी ग्रहणशीलता, और इस तरह से इन दोनों स्वतंत्र चरों का जो अध्ययन किया, ये इन्होंने 2x2 कारक अभिकल्प में किया और दोनों के जो स्वतंत्र चर के 2-2 स्तर इन्होंने रखा। ये मात्रा जो थी वो लो और हाई, एक को हिप्नोटाइज करके और दूसरा जो नॉट हिप्नोटाइज। इस तरह से हिप्नोटाइज पर भी जो क्या था वह लो और हाई, निम्न और उच्च, और जो नॉट हिप्नोटाइज था वह भी निम्न और उच्च। इस तरह से जो लो था उसमें भी हिप्नोटाइज और नॉन हिप्नोटाइज, और जो हाई था उसमें भी हिप्नोटाइज और नॉट हिप्नोटाइज। इस तरह से इन लोगों ने समूह की डिजाइन को लिया और सरल सांख्यिकी गणना के लिए यह आवश्यक है कि जो प्रयोग की दशाएं हैं, इस तरह से जब 2x2 लिया तो 4 दशाएं हुई, तो ये बहुत जरूरी है कि यह जो चारों प्रायोगिक दशाएं हैं इनमें जो प्रयोज्यों की संख्या है वह समान होनी चाहिए। अगर प्रयोज्यों की संख्या समान नहीं होती है तो हमें अपने अध्ययन में समस्या होगी। साथ ही साथ कारक अभिकल्प का सांख्यिकी विश्लेषण जो है वह एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एफ टेस्ट के द्वारा किया जाता है। अभी हमने जैसे आपको बताया कि इस प्रकार का जो डिजाइन था कि लो हाई, इसमें 3 प्रकार की उपकल्पनाएं आप देख रहे हैं। कैसे? जैसे हमने कहा कि इन लोगों ने सम्मोहन और सीखने के संबंध का अध्ययन किया, हार्ले ने। तो क्या अवस्थाएं हुई कि इसमें था कि क्या हिप्नोटाइज्ड होना सीखने को प्रभावित करता है, यानी हिप्नोटाइज्ड और सीखने का। दूसरी अवस्था क्या थी कि क्या जो हिप्नोटिस्ट है यह जो है ग्रहणशीलता या सीखने को प्रभावित कर सकता है। और तीसरी जो थी कि इसकी मात्रा और जो ग्रहणशीलता की मात्रा है इसमें किस प्रकार की अंतरक्रिया है। इस प्रकार से तीनों प्रकार की अंतरक्रियाओं का अध्ययन करके इन लोगों ने जो अध्ययन किया उसमें उन्होंने कुछ निश्चित निष्कर्ष प्राप्त किए। यानी इन्होंने जो 3 परिकल्पनाएं बनाई कि हिप्नोटाइज्ड होना सीखने को प्रभावित करता है, तो इन्होंने यह परिकल्पना सत्य पाई। लेकिन जो यह परिकल्पना बताई कि ये हिप्नोटाइज्ड जो है वह उसकी ग्रहणशीलता जो है वह सीखने को प्रभावित करती है और इसकी मात्रा और ग्रहणशीलता में अंतरक्रिया होती है, तो इनके अध्ययन में इनकी दूसरी और तीसरी परिकल्पना गलत सिद्ध हुई। यह फैक्टोरियल डिजाइन आपको हम बता रहे थे, ये अनेक प्रकार के कारक अभिकल्प होते हैं और इसको आपने एक पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, पूरा एक चैप्टर अलग से आपको पढ़ाया गया है। तो आज हमने आपको कुछ रिसर्च डिजाइन के बारे में बताया। हम आगे के टॉपिक में आपको एक बार फिर से चरों के नियंत्रण की विधियों के बारे में
थोड़ा सा आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जो अध्ययनकर्ता जो है अपने अध्ययन में कैसे समूहों को समान करता है, किस प्रकार से इनका नियंत्रण करता है। इसके बारे में हम आगे के टॉपिक में आपको एक बार फिर से बताएंगे।